नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 211वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपसे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको एज इट इज उसी लैंग्वेज में हम यहाँ पे कवर करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जिससे आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती रहे और साथ साथ आपका रिवीजन भी यहाँ पर चलता रहे। और जैसे क्वेश्चन अब आपको ज्यादातर एग्जाम में जीएस के देखने को मिलते हैं, कथन वाले, मिलान वाले, कोशिश करेंगे अब इस सीरीज में उस प्रकार के प्रश्नों को ज्यादा करें, उस फॉर्मेट में ज्यादा करें। और जो आपके सिंपल वाले प्रश्न हैं, यानी ऐसे प्रश्न हैं जो आप कई बार कर चुके हैं, उनको भी अलग तरीके से यहां पर करने की, उनसे और किस तरह से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो थोड़े से घुमावदार हो, उन प्रश्नों को भी यहां पर बढ़ाएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको यहां पर अब और ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है। तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में हमने कई बार पढ़ा है। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता का उल्लेख है। विचार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, न कि समानता का। तो पहला और दूसरा यहां पर सही आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसा आप जानते हैं हमारी प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की वहां पर बताई गई है, कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? 2 प्रकार की, एक है प्रतिष्ठा और एक है अवसर की समानता। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? स्वतंत्रता है हमारी 5। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय, कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो न्याय है 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, इन तीनों को लेकर सवाल आ जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है, ये जो न्याय के सिद्धांत हैं या जो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इनको किस क्रांति से लिया गया है, यानी किस क्रांति से ये प्रेरित है? तो ध्यान रखना, ये जो न्याय वाले हैं ये रशियन रेवोल्यूशन, जो रूसी क्रांति थी, उससे प्रेरित है। ठीक है, जो ये स्वतंत्रता वाला भाव है, समानता का भाव है, इसके अलावा बंधुत्व का भी भाव हमारे प्रस्तावना में है। ये जो लिए गए हैं बाकी के, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना से जुड़ा एक कॉमन फैक्ट जो आप सभी जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना का जो आधार है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया उद्देशिका प्रस्ताव था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया था। इसीलिए जो हमारी प्रस्तावना है उसे उद्देशिका भी कहते हैं। यही उद्देशिका बाद में थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी। इसे पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को और इसे पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? तो ध्यान रखना, प्रस्तावना का विचार और प्रस्तावना की भाषा दोनों अलग अलग देशों से ली गई है। जो हमारे संविधान में प्रस्तावना है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। चलिए देखते हैं यहां पर कौन सा कथन सही है। पहला, 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, 1928 में, जब 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, 1928 फरवरी में साइमन कमीशन भारत भी आ गया। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था वो भी आप जानते हैं। 1919 का जो अधिनियम था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसकी समीक्षा के लिए और संविधान के लिए जो आगे संवैधानिक अधिनियम आएंगे उनके लिए सिफारिश करने के लिए वो आया था। ठीक है, उसमें एक भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे, सातों के सातों लोग, इसीलिए उसका विरोध हुआ था। जब विरोध हुआ तो जो भारत सचिव के पद पर था उसका नाम था बर्कन हेड। बर्कन हेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। उसने कहा कि हम अगर आपका संविधान बना रहे हैं या संवैधानिक अधिनियम बना रहे हैं तो आप हमारा विरोध कर रहे हैं। आप कोई ऐसा संविधान बनाइए जिसका सभी लोग समर्थन करें, हम उसी को मान लेंगे। तो उसी के लिए नेहरू समिति का गठन किया गया। नेहरू समिति के जो अध्यक्ष थे
वो मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। 10 सदस्य इसके अंदर पूरे समिति में लोग थे, ठीक है। जिससे बाद में एक व्यक्ति थे M.R. जयकर, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था नेहरू समिति से। तो 9 लोगों ने टोटल काम किया, 10 होने थे लेकिन 9 ने यहां पर काम किया। अगस्त 1928 में नेहरू समिति किसके नाम पर है? मोतीलाल नेहरू समिति। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी उसे पेश किया। इस रिपोर्ट का, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, बहुत बार पेपर में आया है, ये कब आई थी? तो 28 अगस्त 1928 को आई थी, ठीक है। इस रिपोर्ट का जो प्रारूप था वो मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने तैयार किया था, ठीक है। इसी नेहरू रिपोर्ट में अधिकारों के एक घोषणा पत्र की बात भी कही गई थी। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं? तो आप इसी नेहरू रिपोर्ट को बताएंगे जो नेहरू समिति ने बनाई थी, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट के अंदर कई सारे प्रावधान किए थे, जिसमें इसने कहा था कि भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाए। पूर्ण स्वाधीनता की बात नहीं कही गई थी इसके अंदर। मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन शुरू किया गया था उसे खत्म करने की इसने बात कही थी। इसके अलावा जो अपीलीय न्यायालय था, अंतिम अपीलीय न्यायालय, वो पहले ब्रिटेन में था। इसने कहा था कि उसे भारत में होना चाहिए और इसके अंदर इसने मौलिक अधिकारों की भी मांग करी थी। और कितने मौलिक अधिकार? 19 मौलिक अधिकारों की सिफारिश करी थी नेहरू रिपोर्ट ने, नेहरू समिति ने, ठीक है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय अलग अलग थी। ये वाला कथन आपका गलत है। जो बात यहां पर कही गई थी कि लोगों के कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए, जब संविधान बन रहा था तो इसका सभी लोगों ने समर्थन किया था। सभी की एक राय थी कि इनको रखना चाहिए, इनको संविधान में शामिल किया जाए और इनको सुरक्षित भी रखा जाए। जैसा आप देखते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार उसमें जोड़ा गया है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका, ये पूरा कहानी है नेहरू रिपोर्ट से जुड़ी हुई, जो साइमन कमीशन से भी जुड़ी है, संविधान से भी जुड़ी है, मौलिक अधिकारों से भी जुड़ी है, ठीक है। तो पहला कथन आपका सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। आपको पूछा है सही कौन सा है, हमने कहा केवल एक यहां पर सही है, पहला वाला कथन। तो इस तरह से हम इस सीरीज में पढ़ते हुए आए हैं। आगे कोशिश करेंगे चीजों को और अच्छे से लिंक करने की, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और चीज ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा जिन्ना का 14 सूत्रीय कार्यक्रम किसके विरोध में आया था। तो जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, इन्होंने अपने जो प्रस्ताव दिए थे उसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद जिन्ना के द्वारा अपना एक 14 सूत्रीय कार्यक्रम दिया गया और उस 14 सूत्रीय कार्यक्रम को कांग्रेस ने स्वीकार कर दिया, जिससे दोनों का संविधान जो इन्होंने बनाया था उसे मुस्लिम लीग का इन्होंने अस्वीकार कर दिया। और जो बर्कनहेड ने कहा था कि आप कोई सर्वसम्मति वाला संविधान नहीं बना सकते, वो नहीं बना। साइमन कमीशन की ही रिपोर्ट पर अगला अधिनियम आया, जिसे हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ भूमि के प्रकार दिए हैं और वह किस प्रकार की भूमि थी वो दिया है। चोल काल में अगर हम भूमि की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों के लिए भूमि को वितरित किया जाता था। जैसे ब्राह्मणों को दी जाती थी, मंदिरों को दी जाती थी, विद्यालयों को दी जाती थी। उन भूमि को अलग अलग नाम से जाना जाता था, ठीक है। जैसे जो वेल्लन वगाई है, यह भूमि, यह किस प्रकार की भूमि थी? वेल्लन वगाई जो भूमि होती थी, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी, ठीक है। यानी जो गैर ब्राह्मण किसान हैं उनकी भूमि को कहा जाता था वेल्लन वगाई। तो पहला वाला सही है। ब्रह्मदयी क्या होती थी? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ये वाला भी आपका सही है। साला भोग सबसे आसान है, ये आपके विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि होती थी, ये भी आपका सही है। पल्ली चंदम मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, ये आपका गलत यहां पर हो जाएगा। देखिए, पल्ली चंदम जो होता था, यह जैन संस्थानों को जो भूमि दी जाती थी, जैन प्रतिष्ठान जो होते थे उनको भूमि दी गई जो गई होती थी, उसको कहते थे पल्ली चंदम। तो ये वाला आपका गलत है। तिरुन मटकनी की बात करें तो ये भूमि क्या होती थी? तिरुन मटकनी भी आपका यहां पर गलत दिया गया है। पांचवा वाला भी आपका गलत है। जो तिरुमटकनी ये होती थी, ये आपके मंदिरों को दी गई भूमि होती थी, ठीक है। यानी आखिर के दो उसने यहां पर पलट दिए हैं। पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दी गई भूमि, मंदिर को दी गई भूमि को ये कहते थे। इसी को देवदान भूमि भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये आपके भूमि के विभिन्न प्रकार चोल काल के। शुरू के 3 सही हैं, चौथा और पांचवा गलत है।
आपको पूछा है कौन सा गलत है, आपने कहा चौथा और पांचवा यहां पर गलत है। ठीक है, चोल काल में भूमि से जुड़े और कुछ क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। चोल काल की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो क्या था, वो भूमि कर था। ठीक है, भू राजस्व को क्या कहा जाता था चोल काल में, भू राजस्व को कुडिमय या कडमाप कहते थे। क्वेश्चन आएगा चोल काल में कुडिमय क्या था, तो याद रखेंगे ये भू राजस्व था। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चोल काल की आय का महत्वपूर्ण स्रोत था। ठीक है, उपज का 1/3 यहां होता था। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, चोल काल में वेली क्या था, तो चोल काल में वेली भूमि माप की इकाई थी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट। नेक्स्ट है, नियुक्तियों और आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। इसको थोड़ा सा करेक्ट करना क्वेश्चन को, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है। तो राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं उसमें जो पिछड़े नागरिक हैं, अगर उनका प्रतिनिधित्व उस सेवा में या राज्य की सरकारी नौकरियों में सही से नहीं है, राज्य को अगर लगता है कि उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है, तो राज्य उस पिछड़े नागरिकों को नियुक्तियां या फिर उनको पदों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यह बात कही गई है आर्टिकल 16 के चौथे खंड में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, पेपर में बन सकता है। 16 के दूसरे खंड में क्या कहा गया है, 16 के दूसरे खंड में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी भी पद के लिए किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पे या उसकी जाति के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे किसी भी पद को लेकर के। ठीक है, 15 के 3 में क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कोई भी राज्य अगर उसे लगता है कि उसके राज्य के अंदर महिलाओं की या बालकों की स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए वो कोई स्पेशल योजना या स्पेशल व्यवस्था करना चाहता है तो वो कर सकता है। वो बात इसमें कही गई है, इनको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सिखों से संबंधित मिसल क्या थे। तो देखिए, सिखों से संबंधित जो मिसल होते थे आपके, ये योद्धाओं का समूह होता था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 18वीं शताब्दी में खासकर जब बंदा बहादुर की मृत्यु हुई, सिख कई छोटे छोटे टुकड़ियों में बट गए थे। उन सभी टुकड़ियों का बाद में विलय किया गया, उनको एकजुट किया गया। किसके नेतृत्व में, कर्पूर सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, जब उसको एकत्रित किया गया, सबको वापस एकजुट किया गया, जो छोटी छोटी टुकड़ियां थी, उस संयुक्त को कहा गया दल खालसा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय किसके नेतृत्व में हुआ, तो कर्पूर सिंह के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, इसी दल खालसा ने बाद में राखी कर या राखी जो प्रथा थी उसकी शुरुआत करी थी। जो उत्तराखंड के जो राजा थे जयकृत शाह, उन्होंने भी वो कर दिया था। बाद में यह जो दल खालसा था इसका 12 छोटे दलों में विभाजन हुआ। इन्हीं 12 दलों को कहा जाता था मिसल। बेसिकली इन्होंने अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए थे, उन्हीं को मिसल कहा जाता था। और इन सभी मिसलों की जो संयुक्त सेना होती थी उसको कहते थे दल खालसा। ठीक है, मिसल शब्द जो है आपका वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान या एक जैसा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। सिखों से संबंधित मिसल क्या था, यह एक योद्धाओं का समूह था। जो सिख साम्राज्य के संस्थापक थे महाराजा रणजीत सिंह, वे भी एक मिसल के थे। मिसल का नाम था सुकर चकिया मिसल। इसको भी आपने ध्यान रखना है। रणजीत सिंह किस मिसल के थे, सुकर चकिया मिसल। 12 मिसलों में सबसे प्रमुख जो था वो यही मिसल था। ठीक है, नेक्स्ट है, नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया तब उसे किन क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग मिला था। तो इस प्रकार के सवाल आपके बनते हैं। आपने कई बार नादिर शाह के आक्रमण के बारे में पढ़ा है। अब उसी आसान क्वेश्चन से एक नया फैक्ट यहां पर एक अलग तरीके से उसी प्रश्न को ऐसा ही एग्जामिनर आपके साथ करता है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, 1739 में हुआ था। नादिर शाह कौन था, फारस का शासक था, वहां का आक्रमणकारी था। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला उस समय मुगल शासक था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था। ठीक है, नादिर शाह को ईरान यानी फारस का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, मोहम्मद शाह के काल में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया। शाहजहां ने जो अपने लिए तख्ते ताउस बनाया था, पीकॉक थ्रोन जिसको कहते हैं, उसे ये अपने साथ ले गया था। कोहिनूर हीरा ये अपने साथ ले गया था और काफी सारी धनराशि ये अपने साथ यहां से ले गया था। सवाल यह है कि इसका सहयोग किस क्षेत्रीय शक्तियों ने किया था। सही आंसर है हमारा मराठा और सिखों ने। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा।
जब इसने दिल्ली पर हमला किया, इसकी सेना में थे आपके पास लगभग 30,000 सैनिक। 20,000 सैनिक इसे मराठाओं से मिले और लगभग 15,000 सैनिक इसे सिखों से मिले। तो इन दोनों क्षेत्रीय शक्तियों ने नादिर शाह का साथ यहां पर दिया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इन्हीं सब के साथ मिलकर वो लड़ा था, किसके साथ? मुगलों के साथ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक मुद्रास्फीति और बेरोजगार के मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो वक्र को लेकर के भी इकोनॉमिक्स में सवाल बनते रहते हैं। इनमें से कौन सा वक्र है जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दिखाता है? यह दिखाता है फिलिप्स वक्र। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिलिप वक्र बताता है कि जब मुद्रास्फीति कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ जाती है, जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये जो संबंध है वो कौन दर्शाता है? फिलिप्स वक्र दर्शाता है। ठीक है, जो लॉरेंज वक्र है आपका, ये आय वितरण को दिखाता है। आय के वितरण में जो असमानताएं हैं उनको प्रदर्शित करता है। जो कुजनेट्स वक्र है आपका, ये आय असमानता और आर्थिक विकास के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, जो कुजनेट वक्र है किसको दर्शाता है? आय असमानता और आर्थिक विकास। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अब आपने गलत वाला बताना है। चलिए देखते हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कर्जन था, तो पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था, वायसराय उस समय कर्जन था। दूसरा, विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिलाया गया था, यह वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जो बंगाल का पूर्वी भाग था यानी जो गैर बंगाली इलाका था उसे उड़ीसा में नहीं असम में मिलाया गया था। ठीक है, इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था, यह आपका बिल्कुल सही है। जो स्वदेशी आंदोलन था वो आपके बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो वंदे मातरम गीत था वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध उस समय हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन के बारे में, बंगाल विभाजन क्यों किया गया, क्या कारण थे, क्या क्या चीजें इससे जुड़ी हैं, पूरा घटनाक्रम हमने राष्ट्रीय आंदोलन वाली क्लास में देखा था। आपको बताना है गलत कथन। गलत कथन यहां पर सेकंड वाला है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो फिर से आपका यहां पर आ गया कि सही कथन आपने बताना है पिट्स इंडिया एक्ट से जुड़ा हुआ। पहला, उस समय विलियम पिट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। पिट्स इंडिया एक्ट आपने बहुत बार पढ़ा है। इसका नाम पिट से ही क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय विलियम पिट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसी के द्वारा यह अधिनियम लाया गया था। ठीक है, पिट इंडिया एक्ट की धारा में कहा गया था कि अंग्रेज अब नए इलाके नहीं जीतेंगे। यह वाला कथन भी आपका सही है। जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था आपका 1784 में, इसमें कहा गया था कि अंग्रेज अब कोई भी इलाका यहां पर नहीं जीतेंगे। हालांकि इस बात को अंग्रेजों ने कभी भी नहीं माना। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, इस एक्ट को लेकर के पहली बार भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र इसी अधिनियम में कहा गया था। ठीक है, तो यहां पर आपके दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसी एक्ट के माध्यम से भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत होती है। कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे और जो व्यापारिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया जाता है। राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसकी भी स्थापना इसी के तहत हुई थी, और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा हम या तो भारत स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे? तो यह कथन उन्होंने किस आंदोलन में कहा था? काफी फेमस ये कथन है, और इसी कथन के साथ उन्होंने एक नारा भी दिया था, करो या मरो। अब आप आसानी से बता देंगे ये भारत छोड़ो आंदोलन था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसी नारे को जब उन्होंने दिया था उसी के बाद उन्होंने ये कथन कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। उसके बाद उन्होंने ये कथन कहा था कि हम या तो भारत को आजाद करवाएंगे या यहां पर मारे जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। एक और चीज ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, और मरो नहीं मारो का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, तो करो या मरो का नारा गांधी जी, मरो नहीं मारो का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्न में से सही कथन कौन सा है?
तो चलिए देखते हैं प्रार्थना समाज के बारे में कौन सा कथन यहां पर सही दिया गया है। पहला, यह ब्रह्म समाज से बहुत ज्यादा प्रेरित था, प्रभावित था बहुत। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, जो प्रार्थना समाज या प्रार्थना सभा के जो संस्थापक थे उनका नाम था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। जो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से करी थी, यानी उनसे प्रेरित होकर किया था। अब केशव चंद्र सेन जो है आपके, वो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर ब्रह्म समाज का प्रभाव आना ही था। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया, बिल्कुल ये भी आपका सही है। एक ईश्वर की यह बात करता था प्रार्थना समाज, यह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम ने इसका प्रसार दक्षिण भारत में किया था, यह भी आपका सही हो जाएगा। तो आपने देखा प्रार्थना समाज किसने बनाया, आपने कहा आत्माराम पांडुरंग। कब बनाया हम देखेंगे, 1867 में बनाया, बंबई में बनाया। ठीक है, इनके सहयोगी के रूप में महादेव गोविंद रनाडे भी इसमें शामिल थे इसके गठन में। ठीक है, एमजी रनाडे गोखले के राजनीतिक गुरु और गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु। ठीक है, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। प्रार्थना समाज का जो मुख्य उद्देश्य था, प्रार्थना और सेवा के द्वारा ईश्वर की पूजा करना। ठीक है, और एक ईश्वर की बात ये करते थे। तो तीनों कथन आपके सही हैं। और इस समाज के उद्देश्यों को दक्षिण भारत में प्रसारित किसने किया, तेलुगु सुधारक वीरेश लिंगम के द्वारा। ठीक है, जो प्रार्थना समाज के संस्थापकों में से एक हैं आत्माराम पांडुरंग के सहायक, इनका नाम था एमजी रनाडे। उनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं और उनको रनाडे को भारत में या पश्चिमी भारत में, खासकर पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया था। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद या 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने एक आयोग का गठन किया था। आयोग का नाम था पील आयोग। इस आयोग की सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया। जो सेना अंग्रेजों के खिलाफ, यानी जिस जाति के लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया। और जो अंग्रेजों की मदद के लिए लड़े, अंग्रेजों के साथ लड़े, अंग्रेजों का साथ उन्होंने दिया, उनको लड़ाकू घोषित किया और उनकी भर्ती ज्यादा वो करने लगे। लड़ाकू जाति उन्होंने किस किस को घोषित किया था, पंजाबियों को, गोरखों को और पठानों को। तो 1, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार में इसका विरोध हुआ था। सबसे ज्यादा जो सैनिक ने विरोध किया था अंग्रेजों का, वो अवध में हुआ था। तो यूपी वालों को भी इससे हटा दिया गया था, बंगाल के अंदर से हटा दिया गया था। कई सारे लोगों को, उनकी भर्ती को कम कर दिया और इनकी भर्तियों को यहां पर बढ़ा दिया था। ठीक है, जाहिर सी बात है जो लड़ाकू होंगे उन्हीं को सेना में भर्ती किया जाएगा जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ सकें। जो अंग्रेजों से लड़े उनको गैर लड़ाकू बोल दिया और जो अंग्रेजों के लिए लड़े उनको लड़ाकू जाति बोल करके सेना में भर्ती वहां पर ज्यादा किया गया। ठीक है, किसकी सिफारिशों पर यह सब हुआ, पील आयोग। सवाल आता है 1857 की क्रांति के दमन के बाद भारतीय फौज का नवगठन करने के लिए या पुनर्गठन करने के लिए कौन सा आयोग बना था, पील आयोग। इस पील आयोग या इस क्रांति से पहले जो उस समय सेना थी उसमें भारतीयों और अंग्रेजों का जो अनुपात था वो 6:1 था। ठीक है, इस क्रांति के बाद इस आयोग की सिफारिश पर इस अनुपात को 5:2 कर दिया था। यानी पहले 6 भारतीय सैनिक होते थे तो 1 अंग्रेज सैनिक होता था, अब 5 भारतीय सैनिक होंगे और 2 अंग्रेज सैनिक वहां पर होते थे। यह अनुपात भी केवल उन इलाकों में था जहां पर क्रांति उतनी ज्यादा नहीं थी। जहां पर क्रांति बहुत ज्यादा हुई थी, जहां पर विद्रोह काफी ज्यादा हुआ था, वहां पर यह अनुपात 2:1 था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तो फिर से एक और क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग से जुड़ा है, बेसिक सा सवाल। देखिए, 1989 से पूर्व यह आयोग एक सदस्य आयोग था। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। जो हमारा निर्वाचन आयोग है, जब यह बना था, जब हमारा संविधान लागू हुआ 25 जनवरी 1950 में इसका गठन किया गया था। इसलिए 25 जनवरी को हर साल मतदाता दिवस भी हम मनाते हैं। निर्वाचन आयोग जो है हमारा, ये शुरू में एक सदस्य आयोग था और 1989 तक इसमें एक ही सदस्य होता था। ठीक है, 1989 में इसे 3 सदस्य किया गया। दूसरा है हमारा 1989 से चुनाव आयोग
निरंतर बहुसदस्य बना हुआ है, ये आपका गलत होगा, क्योंकि आपने केवल इतना नहीं पढ़ना है कि कब इसे 1 से 3 किया। आपने कहा 1989, क्या 1989 के बाद ये कंटिन्यू 3 सदस्य बना रहा? गलत हो जाएगा, क्योंकि 1990 में ही वापस इसे 1 सदस्य आयोग कर दिया गया था और 1993 में दोबारा इसको 3 सदस्य किया गया और तब से ये कंटिन्यू 3 सदस्य आयोग है। ठीक है, तो दूसरा कथन आपका गलत है। तीसरा, चुनाव संबंधी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान हैं, यह आपका बिल्कुल सही है। संविधान वाली सीरीज में भी हमने इस पॉइंट को देखा था और यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, लेकिन केवल नाम के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, शक्तियां अधिकार तीनों के बराबर ही होते हैं। ठीक है, तीसरा वाला आपका सही है। वो मुख्य है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास ज्यादा अधिकार होंगे, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। चौथा, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हटाए जाने की विधि वही होती है जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाए जाने की है, तो ये वाला कथन आपका गलत है। देखिए, शक्तियां तो बराबर हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको तो हटा कैसे सकते हैं, उसी तरह से जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, महाभियोग लगाकर उसके ऊपर आरोप लगेगा, संसद से दोनों सदनों से वो पारित होगा, फिर उसे राष्ट्रपति हटाएगा। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, तो चौथा वाला गलत है, क्योंकि हटाने की प्रोसेस दोनों की अलग है। दूसरा और चौथा गलत है, पहला तीसरा सही है। आपको पूछा है सही वाला, तो हम कहेंगे पहला और तीसरा सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित हैं, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो शक्तियां हैं उनको अलग अलग क्षेत्राधिकारों में बांटा जाता है, यानी उनकी शक्तियों को विभाजित किया जाता है। इसमें मूल क्षेत्राधिकार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भारत का जो संघीय ढांचा है उससे संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसके अंतर्गत वो फैसला देता है। कोई भी दो हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं अगर आपस में टकराती हैं, जैसे केंद्र और राज्य के बीच में मान लीजिए विवाद हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट का वो विवाद किस में आएगा? मौलिक क्षेत्राधिकार में आएगा। ठीक है, इसके अलावा अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये भी आपका बिल्कुल सही है। निचली अदालतें जो भी फैसला देती हैं, आप उसके लिए अंत में कहां पर जाएंगे? आप हाईकोर्ट भी जाएंगे, उसके बाद कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में ही आएंगे। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार भी आपके पास अंततः कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, यह भी आपका सुप्रीम कोर्ट का एक क्षेत्राधिकार है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी सुप्रीम कोर्ट का है। एक आर्टिकल आपने देखा है, आर्टिकल 143, जिसके तहत वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, यानी राष्ट्रपति उनसे सलाह मांग सकते हैं। ठीक है, वो खुद से नहीं दे सकता, राष्ट्रपति उनसे सलाह ले सकते हैं। तो उसका ये किस अधिकार क्षेत्र में है? सलाहकारी क्षेत्राधिकार। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार उसका होता ही है, आर्टिकल 32 आप सभी जानते हैं। तो उसके क्षेत्राधिकार में ये सभी क्षेत्राधिकार शामिल हैं। ऑप्शन डी। एक पेपर में सवाल आया था कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार में आता है? मौलिक क्षेत्राधिकार में। ठीक है, नेक्स्ट है, शंकुधारी वनों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। जो कोणधारी वन होते हैं, शंकुधारी वन है, उनको लेकर के 4 कथन है, चलिए देखते हैं। पहला, शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए, जो पर्वतीय वन होते हैं हमारे, जिनको शंकुधारी वन या हिमालय वन के नाम से जानते हैं, ज्यादातर आपको ये यहीं पर देखने को मिलेंगे, हिमालय के क्षेत्र में। ठीक है, तो हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर और पर्णपाती प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। छोटे वृक्ष यहां पर नहीं होते हैं। शंकुधारी वनों को टैगा भी कहते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। तो केवल तीसरा वाला गलत है, 1, 2, 4 आपके सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी गर्म जल धाराएं हैं? तो ऐसा ही क्वेश्चन आपसे हाल ही में लोक सेवा आयोग ने भी पूछा था। देखिए, गर्म जल धाराएं कौन सी हैं, इनमें से आपने बतानी है। सही आंसर है आपका केवल पहली वाली, जो गल्फ स्ट्रीम धारा है आपकी, अटलांटिक महासागर की ये एक जल धारा है। और कैसी है? ये गर्म जल धारा है। ठीक है, कनारी धारा की बात करते हैं, कनारी धारा अटलांटिक महासागर की है, लेकिन ये ठंडी है। बेंगुएला की बात करें, बहुत बार पेपर में आई है, अटलांटिक की है, ये भी ठंडी है। फॉकलैंड की बात करें, ये भी अटलांटिक की है, लेकिन ये भी ठंडी है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की कुछ इंपॉर्टेंट गर्म जल धाराएं हैं, जैसे ब्राजील धारा, एंटिलीस धारा, फ्लोरिडा जलधारा, नॉर्वे जलधारा, जो देशों के नाम पर है ज्यादातर, यानी देशों या राज्यों के नाम पर, जैसे ब्राजील है आपका, नॉर्वे है आपका, फ्लोरिडा है आपका। तो इस प्रकार की जो
जल धाराएं हैं ये गर्म जल धाराएं हैं, और बाकी जो है कनारी है, लैब्राडोर है, फॉकलैंड है, बेंगुएला है, ये ठंडी है किसकी? अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यूपी पीसीएस में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक तरफ नहरें दी गई हैं, दूसरी तरफ उनकी नदियां दी गई हैं। तो चलिए इनको यहां पर मिलाते हैं। सबसे पहले अपर बारी दोआब नहर की बात करते हैं, या ऊपरी बारी दोआब नहर, इसे ऊपरी करना, ठीक है, ये ऊपरी लिखा है। यह नहर आपके किस नदी के साथ जुड़ी हुई है? यह नहर आपके रावी नदी के साथ जुड़ी हुई है। पंजाब में यह नहर स्थित है। पंजाब के इलाकों में सिंचाई के लिए इस नहर का इस्तेमाल होता है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 4। सरहिंद नहर की बात करते हैं तो यह क्वेश्चन एक स्टैटिक डेटा के रूप में भी पूछा जाता है, किस नदी पर बनी है? तो यहां आपके सतलुज नदी पर बनी है। जो सरहिंद नहर है दूसरे का हो जाएगा 2। सरहिंद नहर भी आपके पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में सिंचाई का काम करती है। रोपड़ में स्थित है, सतलुज नदी पर बनी हुई है, ठीक है। तो दूसरे का हो गया 2। गुड़गांव नहर की बात करते हैं तो यह आपके यमुना नदी से जुड़ी हुई है। हरियाणा में मुख्य रूप से सिंचाई इसी नदी के माध्यम से या इसी नहर के माध्यम से होती है। तीसरे का आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। दूसरे का आंसर 1 यहां पर होगा सतलज। इसके बाद है आपकी इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली में इसे माना जाता है, सबसे पुरानी माना जाता है। यह आपके सतलुज, रावी और ब्यास इन नदियों से जुड़ी हुई है। खासकर सतलज का नाम आपने ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान के इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था ये करती है। चौथे का हो जाएगा 3। 4 1 2 3 इसका सही आंसर बनेगा। 4 1 2 3 ये रहा, 4 1 2 3। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फिर से ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस में आपसे पूछा गया था। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ उनमें स्थित पर्वतों के नाम दिए गए हैं। स्पेन और फ्रांस, इसके इन दोनों देशों में इनमें से कौन सा पर्वत स्थित है? सही आंसर है आपका पाइरेनीस पर्वत। जो पाइरेनीस पर्वत श्रृंखला है यह स्पेन और फ्रांस के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर, प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो पहले का आंसर हो जाएगा 3। स्विट्जरलैंड में कौन सी पर्वत श्रेणी आपकी आती है? जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है यह स्विट्जरलैंड में ही स्थित है प्रमुख रूप से, इसलिए स्विट्जरलैंड के साथ है, यानी कि 1। बुल्गारिया में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? जो बाल्कन पर्वत है यह बुल्गारिया में स्थित है, यानी 3 का हो जाएगा 4। और इटली में बात करें, एपिनिन पर्वत श्रृंखला जो है आपका ये पूरी तरह से इटली में है, यानी चौथे का हो जाएगा आपका 2। 3 1 4 2 इसका सही क्रम होगा, 3 1 4 2। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए यहां पर देखते हैं। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसको लेकर सवाल कई बार आया है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। मुंबई में इसकी स्थापना हुई। संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव इसमें शामिल थे। इसका जो पहला सम्मेलन भी हुआ वो मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने करी थी, ठीक है। इसको लेकर 2 कथन है, चलिए देखते हैं कौन सा सही है। यह क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस का है। जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। तो पहला ही कथन आपका गलत है। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी ये जनवरी 1934 में नहीं, अक्टूबर 1934 में बनी थी। तो पहला कथन आपका गलत है, ठीक है। मुंबई में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के प्रति अपनी सहानुभूति के कारण औपचारिक रूप से इस पार्टी में शामिल हुए थे। ये वाला कथन भी आपका गलत है। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने जो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी इसका समर्थन किया था, लेकिन कभी इसमें वो शामिल नहीं हुए थे। इनका वो समर्थन जरूर करते थे लेकिन शामिल नहीं हुए। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए है, क्वेश्चन आएगा इस पार्टी के गठन का विरोध महात्मा गांधी ने किया था, वो कथन बिल्कुल सही होता। इस पार्टी के गठन के खिलाफ थे महात्मा गांधी, ठीक है। जो सरदार पटेल थे उन्होंने इसकी स्थापना को मूर्खतापूर्ण कहा था। तो एक इंपॉर्टेंट ये पार्टी है जिसको लेकर के जो हमारे अलग अलग फ्रीडम फाइटर थे उनके विचार थे। बोस और नेहरू इसके समर्थन में थे, पटेल और गांधी ने इसका विरोध किया था। पटेल ने इसे मूर्खतापूर्ण भी कहा था, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। कथन आपके दोनों के दोनों यहां पर गलत है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, क्योंकि आपसे पूछा था सही कौन सा है, हमने कहा ना 1 ना 2। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित योजनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और सही कोड में इनको लगाएं। 4 योजनाएं भारत सरकार की ऐसी योजनाएं जो काफी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, पेपर में कई बार आती रहती हैं। पहली है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। देखिए ये जो कार्यक्रम था इसे 1978 में शुरू किया गया था, ठीक है। दूसरी है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस योजना की शुरुआत 1999-2000 के दौरान करी गई थी।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की बात करें यानी नरेगा, जो बाद में जाकर मनरेगा बना, इसे 2005 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू हुई थी। तो उसी क्रम में ये दिए गए हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपका सही आंसर हो जाएगा और यही आपने बताना भी था। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। कुछ ऐसी योजनाएं जो कई बार पेपर में आई हैं, हो सकता है आगे भी आपसे पूछ ली जाए और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस में पिछले वर्ष 2024 में आपसे पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।